चलिए हम सबकी स्माइल आपको बता रही है ना हम कितना खुश हैं आपको देख के। देखो हमको हमेशा जब भी हम नहाते हैं ना तो अच्छा लगता है। हमने हम ये सोच रहे थे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं था। चलिए बहुत हैप्पी। बहुत अच्छा सा हमारे लिए भी आपके लिए भी। देखो क्या होता है ना, मेरा पैसन ही प्रोफेशन है, ठीक है। जब किसी का पैसन प्रोफेशन बनता है ना, तो हमने आज तक एक ही बात फील की है, हम कितना भी परेशान हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, जैसे ही हम अपना काम करते हैं ना ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आँख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पुनः सभी को प्रणाम। कितने लोग हैं जिनके पास पीडीएफ है आज का? जिनके पास पीडीएफ है, चलिए ठीक है मैम। है, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजियोलॉजी मैम। फिजियोलॉजी। चलिए अब सब भी अलर्ट बैठेंगे आराम से, क्योंकि अभी सिलेबस की ज़रूरत नहीं है, उसको साइड में रखेंगे। पहले उसकी एक मनोभूमि देखते हैं कि जो फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसकी फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं? एनाटॉमी की। ठीक, किसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे? एनाटॉमी की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, अपने अपने सिलेबस पे सब लिख लीजिए। फिजियोलॉजी किसकी पढ़ेंगे? एनाटॉमी की पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी में एनाटॉमी का अर्थ क्या है? शारीरिक संरचना, और फिजियोलॉजी का मीन्स है क्रिया विज्ञान। इन हिंदी एनाटॉमी मीन्स शारीरिक संरचना, फिजियोलॉजी मीन्स है क्रिया विज्ञान। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? एनाटॉमी क्या है? हमारी जो बॉडी दिखाई दे रही है, जो हमारा दिखने वाला शरीर है, जो बाहर से पूरा दिख रहा है, हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं, तो ये क्या है? एनाटॉमी है। लेकिन जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, जो हमारे शरीर में एक ऊर्जा है जिसके कारण हम आपको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या वो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन, सिस्टम के अंदर के ऑर्गन, जो अंग हैं, जो बिना किसी सपोर्ट के अपना काम कर रहे हैं। ठीक, कोई पेन नहीं चलाएंगे, अभी आराम से सुनेंगे। ठीक है,
3 दिन की क्लास इसी पर होगी, तो एक तो पूरा नॉलेज यहीं पर हो जाएगा। 3 दिन के बाद केवल हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। 3 दिन, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है ना, जैसे ही आप पूरे फाउंडेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बाद का पढ़ना सहज हो जाता है। तो एनाटॉमी क्या है, जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जो दिखने वाला शरीर है। फिजियोलॉजी क्या है, जितने हमारे सिस्टम हैं, 11 सिस्टम है बॉडी में, देयर आर 11 सिस्टम इन आर ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो 11 सिस्टम है, इनमें ऑर्गन भी हैं। तो जितने अंग हैं, अब और सरल करके बताते हैं, जो हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, ब्रेन है, स्पाइन है, ये सब क्या है, ये ऑर्गन है, अंग हैं हमारे। तो ये क्या है, आपने देखा होगा हम लोग बाहर से जो कुछ करना चाहें कर लें, लेकिन अंदर जो हमारे ऑर्गन है, ये सेल्फ वर्क कर रहे हैं, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके अपनी सेल्फ वर्किंग, और ये पूरे टाइम वर्क कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं। हम सो रहे हैं तब भी कर रहे हैं, हम जग रहे हैं तब भी कर रहे हैं, हम सुखी हैं तब भी कर रहे हैं, हम दुखी हैं तब भी कर रहे हैं, खुश हैं दुखी हैं, इससे कोई मैटर नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजी है, और एनाटॉमी हमारा दिखने वाला शरीर है, ठीक है। बी अवेयर होकर पढ़ना। अभी हम क्रॉस क्वेश्चन पूछना है हमको, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप आराम से पढ़ दो, फिलॉसफी नहीं है, ठीक है, पूरा साइंस है ये। तो इसमें क्या है, तो अब हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें, दूसरे डायरेक्शन में बात करें। हमारा मोबाइल है, मोबाइल में ये जो हमारे सामने है, जिसपे हम ओपन कर रहे हैं, या ये कहते हैं केवल जो हमारा मोबाइल हाथ में हम लेते हैं, ये क्या है, एनाटॉमी है मोबाइल की या फिजियोलॉजी? एनाटॉमी। वेरी गुड, एनाटॉमी। एनाटॉमी। फिर इसकी फिजियोलॉजी में क्या आएगा मोबाइल की? मैम एप्स वगैरह से। अंदर के पार्ट, ठीक है, जितने एप्लीकेशंस हैं ऐप्स हैं, वो क्या है, वो सब इसकी फिजियोलॉजी है मोबाइल की। क्योंकि केवल मोबाइल यदि हमारे हाथ में हो और सभी ऐप्स हटा दो, तो मोबाइल क्या है, केवल एक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में सारे ऑर्गन को हटा दो या ऑर्गन की फंक्शनिंग को हटा दो, तो बॉडी डेड हो जाएगी, ठीक है, फिर कुछ काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि एनाटॉमी के लिए फिजियोलॉजी का होना ज़रूरी है, और फिजियोलॉजी के लिए एनाटॉमी का होना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, मीन्स एक दूसरे के पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक। तो ये क्या है, ये हमने एक सिंपल सा, एक सरल भाषा में समझा कि एनाटॉमी क्या है हमारी और फिजियोलॉजी क्या है। अब सेकंड जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। जो हमारा सेल है, सेल क्या है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की। हिंदी में कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका हमारी सबसे छोटी इकाई है शरीर की। तो जो एक सेल है, और एक सेल का कंपेयर करना है पूरी ह्यूमन बॉडी से, एक सेल है और एक सेल का कंपेयर करना है, तुलना करनी है पूरी ह्यूमन बॉडी से। क्योंकि सभी को पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक वो निर्माण होता है, तो जाइगोट होता है, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट हो गए तो समझ है, नहीं भी समझ रहे तो कोई बात नहीं, बस इतना बता दें कि एक सेल का ही फॉर्मेशन होता है, एक फीमेल का एक मेल का, क्या सेल ही तो होता है वहाँ पर, ठीक है, वही फर्टिलाइज होता है, उसी में से एक सर्जन, एक नया निर्माण होता है बेबी का, ठीक है। तो ये क्या है, वो एक सेल ही होती है, एक सेल से मतलब एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है, और व्यक्ति के अंदर कितने, मतलब हम लोगों को मिलियंस में बिलियंस में होते हैं न्यूरॉन, सॉरी न्यूरॉन नहीं, सेल, जो पूरे बॉडी के, क्योंकि अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेल हैं सिस्टम के। तो ये क्या है कि लेकिन एक सेल का जो फंक्शन होगा वही हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन होगा। अब देखते हैं कि ये कंपेयर कैसे करेंगे। तो जो हमारी सेल है, एक सेल को जीवित रहने के लिए एक मिनट, सेल को आप समझने में थोड़ा आपको टिपिकल होगा, पहले बॉडी की बात करते हैं। यदि हमें अपने जीवन के लिए ये जानना हो कि हमारा जीवन चलाने के लिए या जीवन जीने के लिए हमें सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता है,
बता सकते हैं? यदि हमें अपने जीवन को सरवाइव करना हो तो किस चीज़ की आवश्यकता है? सबसे अधिक क्या इम्पोर्टेंट है? बोलेंगे अनु जी? मैम सांस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो श्वास लेना है, ठीक है? जो हम श्वासें लेते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, भोजन, पानी और श्वासें, ठीक है? भोजन के बिना हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? एक व्यक्ति 15 दिन जीवित रह सकता है। मतलब उसकी अब वो है ना कि एक उसका डेथ का समय ही आ गया हो तो अलग मैटर है, ठीक है? उसमें तो कुछ भी नहीं कोई कह सकता है। अदरवाइज भोजन के बिना एक व्यक्ति को 15 दिन तक भी जीवित रखा जा सकता है, और पानी के बिना एक व्यक्ति को 3 से 6 दिन जीवित रखा जा सकता है, 3 से 6 दिन। लेकिन श्वासों के बिना 6 मिनट भी जीवित नहीं रखा जा सकता है, ठीक? श्वासों के बिना 6 मिनट भी जीवित नहीं रखा जा सकता है। तो इसका मतलब किसी के जीवन के लिए या जीवन जीने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? श्वासें हैं। इसीलिए योग का जो फाउंडेशन है वो किस पर टिका है? प्राणायाम पर, श्वासों की अवेयरनेस पे। यदि योग से श्वासों की अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस को हटा दें, प्राणायाम को हटा दें, तो योग में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? जब आप श्वासों की अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिकल पार्ट को योग में परफॉर्म करते हैं तब हम क्या समझते हैं कि हम सच में योग कर रहे हैं। अदरवाइज योग का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हमने बात की कि सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे जीवन को सरवाइव कराने के लिए? श्वासें हैं। तो इसका मतलब कि हमारे जीवन के लिए जितना श्वासें आवश्यक हैं, श्वास लेना जरूरी है, उतना ही एक सेल को जीवित रखने के लिए भी श्वास लेने की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक? कंपेयर करते जाना, जो बॉडी की नीड है वही एक सेल की नीड है, ठीक? अब सेकंड नंबर पे आते हैं, हमारे जीवन के लिए अब भोजन और पानी की आवश्यकता है, ठीक? श्वासों को हटा दें, फिर किसकी? भोजन और पानी को की आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए। बाकी चीज़ें तो सब बाई प्रोडक्ट होती हैं, बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है? वो चीज़ें तो जब हम सही हैं, स्वस्थ हैं, तब हम कुछ सोच पाएंगे। जब हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है या हम खुद ही ठीक नहीं है तो हमारे लिए दुनिया की कोई चीज़ किसी काम की नहीं है, ठीक है? तो हम लोग ने पहला देखा, फर्स्ट की श्वासें आवश्यक है, श्वास लेना। सेकंड भोजन और पानी। तो किसी सेल को भी सरवाइव कराने के लिए, जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन और पानी की, ठीक? अब आते हैं थर्ड नंबर पे। हम मनुष्यों के अंदर हम लोग रेस्ट भी करते हैं। यदि हम रेस्ट ना करें तो हम दोबारा काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं और ना फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, ठीक है? तो हमें क्या होता है, हम लोग ने बचपन में भी पढ़ा है और अभी भी कभी सुनते हैं कि जब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, गहरी नींद ले लेते हैं या काम करने के बाद सीधा लेट जाते हैं तो दोबारा हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही सेल को भी रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो लगातार जो लोग काम करते हैं तो क्या होती है, सेल बहुत जल्दी जल्दी डेड होते चले जाते हैं बॉडी के, ठीक है? तो सेल को भी रेस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं कि हमें यदि हम अपने जीवन में क्या फिर ज़रूरी होगा। इन सब के बाद हमारे जीवन में जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में आने के बाद, मलाशय में आने के बाद एनस पार्ट गुदाद्वार से फ्रेश होते समय सुबह बाहर करते हैं, जो भी टाइम जिसका है, ठीक है? तो ऐसे ही एक सेल भी भोजन को डाइजेस्ट करती है, उसको फिर एक समय पर उस भोजन को का जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी बॉडी से सेल बाहर करती है, ठीक? फिर इसके बाद क्या है इसी में कि जैसे हम सभी लोग जब पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं या ठीक महसूस करते हैं तो हम मेल और फीमेल में क्या है, एक सृजन करने की क्षमता भी है, प्रजनन तंत्र भी जुड़ा हुआ है हमसे। ऐसे ही एक सेल दूसरे के साथ जब संपर्क में, कांटेक्ट में आती है तो कई सेल का निर्माण होता है, फिर वो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिर कई सेल का निर्माण होता है, ठीक? ऐसे ही हम मनुष्यों के जीवन में भी एक चेन सिस्टम है कि हमारी जनरेशन बैक
बैक, फिर हमसे आगे, हमसे आगे, ठीक है। ये क्या है, प्रजनन तंत्र से संबंधित है। तो ये सेल में भी यही प्रोसेसिंग हो रही है और यही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हो रही है, ठीक? फिर एक लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि जो हमारी, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी की किसी भी कारण कहीं पर भी कभी भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के डेथ हो जाती है, ऐसे ही एक सेल की भी डेथ होती है, ठीक। अब देखेंगे कि जो हमने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि सेल की फंक्शनिंग और बॉडी की फंक्शनिंग दोनों सेम है। अब ये बात कितने लोगों को थोड़ी सी भी समझ में आई, वो हैंड रेस करें, क्योंकि तब समझेंगे कि अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, ठीक है, क्योंकि अब इससे सरल नहीं पढ़ाया जा सकता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। ये जितना सरल था बस ये लास्ट है सरल होने का एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। तो ये हमने क्यों बताया, क्योंकि हम लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ा कर आए हैं, तो अब पढ़ते पढ़ाते बहुत सरल फॉर्म में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। तो इसलिए इसमें जो लोग इंग्लिश टर्म को समझते हैं उनके लिए भी, हिंदी समझते हैं और जिन्होंने एनाटॉमी कभी ना पढ़ी हो उन्हें भी ये फॉर्मेट समझ में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं, पहले हमने बात की थी कि हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका टॉपिक है वो फिजियोलॉजी था। फिजियोलॉजी होती किसकी, एनाटॉमी की होती है। एनाटॉमी की ही फिजियोलॉजी हो सकती है और फिजियोलॉजी के लिए एनाटॉमी का होना आवश्यक है, ठीक। ये हो गया। फिर जो सेल है, क्या है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना का या सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, कोशिका है, ठीक। सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि एक सेल की का जो फंक्शन है और एक हमारे बॉडी का फंक्शन है, दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। बस सेल बहुत छोटी है, सेल हमारे शरीर में बिलियन ट्रिलियंस में आते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी है वो पूरी ओवरऑल एक दिखाई दे रही है। तो हम इतनी चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि सेल बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो इसमें क्या है कि सेल और बॉडी दोनों का कंपेयर करना है कि दोनों की फंक्शनिंग क्या है। अब देखते हैं, अब आप अपना अपना एक पेन उठाइए, सब पेन और पेपर उठाएंगे। अब जो हमने बोला है इसको 5 मिनट में राइटिंग करिए, टू द पॉइंट राइटिंग करेंगे। पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, फिर सेल का कंपेयर कर दीजिए बॉडी के साथ। सभी लोग करेंगे जितने लोग हैं यहाँ पर भी, ताकि नहीं समझ आया होगा आपको तो भी हम समझा देंगे। बोलेंगे ज्योत्सना जी, ज्योति जी या ज्योत्सना जी, हैंड रेज है। नहीं मैम, कुछ नहीं। जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर देंगे।
अमित हो गया? अनु आपका भी हो गया? चलिए अनु एक बार आप बोल दीजिए, बस 1 मिनट में बोलेंगे। Physiology of anatomy. Anatomy is the outer part of the body. Physiology is the internal part of the body. Cell is the smallest unit of human body. The way human body functions, in the same way a cell works in the human body. The most important component or the element required for human body to survive is air. Air, and after that it's water and food. This is what I have written. ठीक है, ठीक है कि इसमें क्या बताया है इन्होंने इंग्लिश में बोला, जो हमने बताया था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी हमारा आउटर पार्ट, फिजियोलॉजी इंटरनल फंक्शनिंग हो गई। सेल हमारी सबसे छोटी यूनिट है या सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। सेल को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? श्वासों की, ठीक है, जो हम श्वास लेते हैं। अच्छा, अब एक बात बताएंगे सब, ठीक, अब सब हैंड रेज डाउन करेंगे। कितने लोग समझते हैं? जो समझते हो बस वो हैंड रेज करेंगे। एयर और ऑक्सीजन में क्या अंतर है? अमित बोल रहे हो? हेलो अमित, हाँ बोलो। हेलो मैम एयर में सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब आता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है जो बॉडी नीड करता है। वेरी गुड, ठीक है। जब हम लोग प्राणायाम की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कितने लोग ये समझ पाते हैं कि एयर जिस समय हम ले रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की मात्रा सही है? बोलेंगे अमित, बोलेंगे? मैम हमारी जो बॉडी है ना, जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं। सो जब हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम लोग ब्रीथ करने के बाद एक्टिव फील करते हैं या अच्छा फील करते हैं, दैट मीन्स देन ओनली वी आर कंज्यूमिंग गुड एयर। अदरवाइज अगर हम कोई बेकार एयर लेंगे तो हमें कफिंग हो जाएगी, ऊपर से हम लोग एनर्जेटिक फील करने की बजाय बीमार फील करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि जब एयर में ऑक्सीजन होगा तो वो हमें अपने आप से हेल्दी फील करा देगा, ठीक है, और जब एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। अभी काफ़ी टाइम पहले, कोविड से पहले, दिल्ली में एक रिसर्च हुई थी, इधर ये चांदनी चौक के साइड में। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो डेली एक सही समय पर अर्ली मॉर्निंग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, और वो लोग कैंसर के पेशेंट हो गए, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि उस वातावरण में एयर तो है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, ठीक है। और एक हमारे स्टूडेंट हैं, दिल्ली पुलिस में ही हैं, सेल में, तो वो मतलब उनके जैसा रूटीन डेली लाइफ स्टाइल तो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और उनको लंग्स का कैंसर हुआ था। तो ये क्या है? ये जब जिस एरिया में जब एयर में पॉल्यूशन अधिक होगा, बोलते हैं ना पॉल्यूशन रेट बहुत हाई हो रहा है, तो पॉल्यूशन जब बहुत अधिक होगा तो फिर वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और ऐसे में यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो फिर वो हार्मफुल होगा। ये हमने आप लोगों को इसलिए बताया कि कभी ऐसी जगह बाई चांस जाना पड़े तो वहाँ प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा क्या है, अब इसके अलावा अब मान लो हमें कहीं रहना ही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें फेस करना होता है। तो फिर क्या करना है, तुलसी का पौधा अपने आसपास रखेंगे। तुलसी के पौधे में 24/7 ऑक्सीजन मिलता है, और वो क्या है, सबसे सरल माध्यम है। उसको तो आप एक छोटे से कप में, छोटे से पॉट में भी तुलसी का पौधा लगा दें, वो उसमें सर्वाइव कर जाता है। क्यों सर्वाइव कर जाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में 24/7 है। पीपल है ऐसा, लेकिन पीपल को हिंदू लोग जो हैं सनातन वाले, वो लोग तो घर में लगाएंगे ही नहीं, लगाना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, उसको सर्वाइव कराना इतना आसान नहीं है। तुलसी को तो आप मिट्टी में लगा के, यदि आपने एक दिन उसको हवा और पानी कुछ ना मिले, धूप भी ना मिले, तो भी तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन और पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जब कभी ऐसा लगे, जिनको ऐसा लगता हो कि जहाँ हम हैं पॉल्यूशन रेट बहुत हाई है वहाँ पर, तो उनको अपने घर में तुलसी के पौधे कई जगह पॉट में लगा देने चाहिए, आसपास रख लो। तो वो क्या है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या है दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ दिया है, ऑक्सीजन हमने लिया, इनटेक किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया है या एक्सेल किया है, ये कितनी देर में होता है, इसे कैसे समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये सबसे आवश्यक है, तो इसे कैसे समझ पाते हैं? बोलेंगे नहीं? अभी थोड़ा ट्रेडिशनल योगा में पढ़ा है कि जो इनहेल होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए और जो एक्सेल होना चाहिए वो उससे थोड़ा कम होना चाहिए. इन योगा देयर इज अ रेशियो दैट वी नीड टू मेंटेन. कुछ रेशियो होता है. सो इनिशियली जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हम इसको 1:1 रख सकते हैं, बट जैसे जैसे इवेंचुअली बढ़ते रहते हैं हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो मेरे को करेक्ट रेशियो नहीं पता, बट इनहेल लॉन्ग होना चाहिए, एक्सेल उससे थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए. ठीक है. इसमें जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा किसके साथ बॉडी में फ्लो करता है? ब्लड के साथ. ठीक, ऑक्सीजन किसके साथ फ्लो करता है? ब्लड के साथ करता है. और जब हम लोग बोलते हैं ना, कई बार हम बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों से मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो फील्ड ही है, तो वो बताने में तो बता देंगे लेकिन टेक्निकली नहीं बता पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में. तो जब हम लोग जैसे ही हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल भी श्वास हमने लिया, तो जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो श्वास में जो ऑक्सीजन जा रहा है वो ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचेगा. और फिर हम लोग, तो ये जब हमने श्वास लिया है तो ये हमने ऑक्सीजन लिया है श्वास के साथ, और जब हमने श्वास छोड़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. और जब हम लोग बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने छोड़ा है और श्वास लिया है, एक बात शायद आप लोग ने नहीं अभी पढ़ी है, एक पॉइंट लिखिए और उसको एरो बनाइए वहाँ पर, और ये इतना ढंग से बनाना इसका नोट्स कि आपको भी लगे कि एनाटॉमी पढ़ा है हमने. ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लंग्स. लंग्स के सामने लंग्स का फंक्शन लिखेंगे ब्लड को फिल्टर करना. सॉरी एक मिनट. लंग्स पहले लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखेंगे. लंग्स, हार्ट, किडनी, 1 2 3 ऐसे करके लिखिए पहले. ठीक, अब लिख लिया? ठीक है. लंग्स, हार्ट, किडनी, 1 2 3 नंबर डालेंगे ताकि करेक्ट हो जाए. अब लिखेंगे लंग्स के सामने लंग, और ऊपर लिखेंगे फंक्शन लिख रहे हैं तीनों का, तो लंग्स के सामने लिखेंगे ब्लड का प्यूरिफिकेशन. ब्लड को प्यूरिफाई कौन करते हैं? लंग्स करते हैं हमारे. प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये फंक्शनिंग है लंग्स की. ठीक है, लंग्स का कार्य क्या है? फेफड़े का कार्य क्या है? ब्लड जो है हमारा उसको शुद्ध करना. इसके बाद हार्ट का लिखेंगे. हार्ट का फंक्शन क्या है? प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना. प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना मतलब शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर की जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें पहुंचाना है. या आप सिंपल लिख लो, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना. इसके बाद किडनी लिखेंगे. जो किडनी है, किडनी के सामने लिखेंगे ब्लड को फिल्टर करना. फिल्ट्रेशन का काम किसका है? किडनी का है. तो किडनी क्या करी? ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही, फिल्टर कर रही है ब्लड को. ठीक, ये तीनों एकदम सही माइंड में होने चाहिए. हेलो, पता नहीं ऐसा लगा किसी ने कुछ बोला लेकिन कुछ फिर दोबारा आवाज़ नहीं. किसी को नहीं समझ पाए प्लीज़ बोलेंगे. हम किडनी का फंक्शन एक बार और बता देंगे. ठीक है, एक मिनट माइक म्यूट करेंगे. किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना. ठीक है, ब्लड को छानने का काम किडनी का है. बोलेंगे ना मैम? ब्लड को कैसे, किस चीज से छान रहे हैं? मतलब ब्लड में कौन सी इम्प्योरिटीज है? फूड के थ्रू कुछ जा रहा है या कैसे? बता. जो हमने भोजन लिया, पानी लिया, ठीक है, उससे जो भी एसेंस आया, ठीक है,
फिर उसमें अब मान लो हमने भोजन लिया था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। पानी में ऐसे कुछ तत्व थे जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल नहीं है, तो किडनी में क्या है, जैसे छन्नी है, किडनी उस फॉर्मेट में काम करती है, तो वो जो ब्लड आएगा वो छनेगा, तो उसमें से जो चीज़ें पोषक तत्व हैं वो ब्लड में चले जाएंगे, वापस ले लेगी बॉडी, और जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है उसको पानी से निकाल देंगे। मतलब जो छान कर ब्लड तो निकल गया, और जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो किसके थ्रू पास आउट होगा, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों हेलो मैम, बोलेंगे। एक क्वेश्चन था, लंग्स के फंक्शन में और किडनी के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? मतलब देखो, अब सब ध्यान से सुनना, सब बंद करेंगे, अपना अपना माइक म्यूट करेंगे 1 मिनट, ठीक। हमने 3 ऑर्गन के नाम लिखवाए हैं। लंग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंग्स 2 हैं, ठीक है। फिर हार्ट और किडनीज भी 2 हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लंग्स का कार्य क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना। शुद्ध करने का मतलब जब हम हवा में श्वास ले रहे हैं जो हमारे पास है, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे नॉस्ट्रिल में ही कुछ क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जिसको आप हिंदी में समझ लें तो छन्नी, ठीक है, नज़र वगैरह कैविटी को रोकने के लिए। तो वो क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें श्वास लेने में नाक के पास ही छन कर वेस्ट मटेरियल बाहर रहेगा और हवा जो प्योर है वो अंदर जाएगी ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या छानना हुआ, सॉरी, ये फिल्टर शुद्ध करना हुआ, फिल्टर करना नहीं हुआ, ये शुद्ध करना हुआ ब्लड को। फिर जो शुद्ध ब्लड हुआ है, ब्लड शुद्ध किसके माध्यम से हो रहा है, लंग्स के माध्यम से। और ब्लड का शुद्धिकरण जो प्यूरिफिकेशन है वो किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है। क्योंकि जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी, चाहे आप एनाटॉमी पूरे जीवन पढ़ लें, उसका कोई मतलब नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बेसिक हमें कभी नॉलेज ही नहीं होता है। तो क्या है कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, श्वास में लेते समय जब हवा में ऑक्सीजन होता है, जब जिस हवा में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से ही हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। तभी हम लोग पढ़ते हैं ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके लिए यूज़फुल है, हार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना उसमें ऑक्सीजन होगा उतना हार्ट प्रॉपर वे में पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा, और जितना हार्ट ढंग से ब्लड सप्लाई करेगा उतना ही किडनी ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको छानने में सक्षम होगी। जब ब्लड ही प्यूरिफाइड नहीं है तो हार्ट उसे प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा। जब हार्ट उसे प्रॉपर ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा तो किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो तीनों क्या है, एक सर्कल में आते हैं ये, लंग्स, हार्ट और किडनी। तो प्यूरिफाइड ब्लड और फिल्टर दोनों का अर्थ अलग अलग समझ में है। प्यूरिफाइड मीन्स होता है हवा जो ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन हो, तो ये प्यूरिफिकेशन मीन्स शुद्धिकरण हो गया। और फिल्ट्रेशन मीन्स क्या हो गया, किसी चीज़ को छानना। हम लोग कई बार जब शरबत बनाते हैं, मान लो नींबू डालकर बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, छानते हैं ना। क्यों छानते हैं, उसके रेसे और उसके जो सीड्स हैं वो बाहर ही रह जाए, इसीलिए तो छानते हैं। अगर ना छाने तो क्या शरबत का टेस्ट खराब होगा, कोई टेस्ट खराब नहीं, टेस्ट तो सेम रहेगा, बस पीने में थोड़ा सा कहीं इरिटेशन फील करेंगे बार बार कि कहीं बीज उसका सीड्स आ रहा है, कहीं रेसे आ रहे हैं, वो फील करेंगे। अदरवाइज जो टेस्ट शरबत का पहले है छानने के बाद सेम है, ठीक है। लेकिन छानने के कारण उसमें आसानी होती है उसे पीने में। तो यही काम हमारी किडनी करती है ब्लड के लिए, ठीक। तो ये हमने एक सिंपल सा एक फार्मूला देखा लंग्स, हार्ट, किडनी का। अब हम लोग जब बात करते हैं कि हार्ट हमारा एक बार में कितने बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स, ठीक। और श्वास हम लोग 1 मिनट में कितने बार लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति 14 to 15 टाइम्स, 14 से 15 बार स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है। पूरे दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति कितने बार श्वास लेता है, 21,600 बार, 21,600 टाइम्स हम लोग एक दिन में श्वास लेते हैं। प्राणायाम क्या सपोर्ट करता है, हमारी श्वासों के रिदम को धीरे धीरे करके लॉन्ग करता है या डेप्थ में लेता जाता है। तो जितना हमारी श्वास गहरी होती जाएगी उतना ही हम स्वस्थ होते जाएंगे, ठीक है। अब श्वास के गहरे और श्वास से क्या लेना देना है, क्या उनसे कनेक्टिविटी है। जो खरगोश
रैबिट और टॉर्टाइस से कनेक्शन है। रैबिट क्या करता है, सबसे फास्ट ब्रीदिंग किसकी है, रैबिट की है, इसलिए उसकी लाइफ सबसे कम है, ठीक है, उसका जीवन सबसे कम है। टॉर्टाइस जो कछुआ है वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में भी एक श्वास लेता है, ठीक है। तो कितनी उसकी आयु है एक कछुए की, 300 से 500 साल है, ठीक। इस धरती पर सबसे ज़्यादा आयु किसकी है, 300 से 500 साल। क्यों है, क्योंकि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन कहेंगे। और इसके साथ जितने हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, जीव जंतु, एनिमल्स, कुछ भी, मतलब इस धरती पर जितने लोग हैं सबसे अलग है। वो क्यों है, क्योंकि उस जो जितना देर में श्वास लेता है व्यक्ति और जितना धीरे लेता है उसकी लाइफ उतनी ही अधिक होती है, ठीक। तो समझ आए कि प्राणायाम का फ़र्क हमारे शरीर में कैसे पड़ता है या प्रभाव कैसे पड़ेगा, कि जो हमारा 1 मिनट में 15 बार श्वास ले रहे हैं 15 टाइम्स, जब सही से श्वास लेंगे, जैसे अभी हम लोग करते हैं, एक दिन अमित को जोड़ा भी था हमने, कुछ कारण से कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें क्या होता है, हम 1 मिनट रोक लेते हैं, वैसे मेरा रोकने का 2 मिनट का अभ्यास है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल भी 1 मिनट कर लेंगे, ऐसे आपके साथ बैठे तो भी 1 मिनट रोक लेंगे बात करते हुए। तो 1 मिनट वो रोकने से क्या होता है कि जो हमारा कुछ भी कार्य करने का, सुनने, समझने, लाइफ को देखने का जो सिनेरियो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सभी सिचुएशन वैसी रहती है, ऐसा नहीं कि आपके पास टिपिकल सिचुएशन है मेरे पास नहीं है, वो सब कुछ है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हमारे पास हैं, ठीक। ये है जो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में, कि हमारे जीवन में सबसे अधिक आवश्यक क्या है, ठीक है। तो श्वासें हैं, और वो श्वासें कैसे आवश्यक है, कैसे काम करेंगी, जब उनके साथ ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। जब ऑक्सीजन कनेक्ट होगा तो हमारे लंग्स अच्छे से काम करेंगे। जब लंग्स सही से काम करेंगे तो हार्ट अपना काम करेगा, पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करेगा। जब हार्ट अपना काम पूरा सही ढंग से करेगा तो जितने भी वेस्ट मटेरियल ब्लड के साथ या हवा के साथ जो कुछ भी अंदर आ गए, भोजन के साथ, पानी के साथ, कहीं पर भी जो कुछ भी हुआ है, उन सबको किडनी फिल्टर कर देगी, छान देगी। फिर क्या होगा, जब तीनों की फंक्शनिंग प्रॉपर वे में हो रही है तो हम फिट एंड फाइन होंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सभी डायमेंशन में, ठीक है। अब जितने लोगों को इतनी बात समझ में आई वो हैंड रेस करो, अब नहीं आई हो तो वो पहले बाद में करना, पहले जिनको समझ आए वो हैंड रेस कर दो, ठीक है। अब हैंड डाउन करेंगे, अभी किसी को समझ नहीं आया हो अब वो हैंड रेस करेंगे, पहले सब हैंड डाउन करेंगे जिनको समझ में आया। अब जिनको नहीं आया हो वो, यदि उनका कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछ लेंगे, क्योंकि फिर हम आगे कुछ कनेक्ट करेंगे इसी में। तो फिर सभी को समझ में आ गया। और कोशिश क्या करिए सभी लोग अपने वीडियो जो घर पे हैं वो अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। पता है जब कैमरा ऑन करके रखते हैं तो टीचर्स भी आपके फेस को देख कर समझ लेते हैं, आप समझ पाए नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाएंगे तो हम आपकी बॉडी लैंग्वेज देख कर दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमने अभी ऑक्सीजन के बारे में देखा। दूसरा, अभी हमने क्वेश्चन पुटअप किया था कि हमारा जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है, और जो हम श्वास ले रहे हैं वो 15 टाइम्स है। तो हम जितना अधिक डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना अपनी श्वासों को कंट्रोल करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने में सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब फिर एक चेन सिस्टम बनाएंगे। पहले लिखेंगे सेल, सब लिखेंगे, एक नए पैराग्राफ में लिखेंगे, न्यू लाइन में सेल, हिंदी कोशिका। उसके बाद एक एरो लगाएंगे, लिखेंगे टिश्यू, ऊतक हिंदी में। फिर एरो लगाएंगे ऑर्गन्स, इन हिंदी अंग। मैम और दोबारा बता दीजिए, मैं लिख नहीं रहा है, आप और थोड़ा फास्ट में बता दीजिए। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। दोबारा लिखेंगे सेल। अब देखो दो मत लिखना, हम सेल और वो कोशिका दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। जो हिंदी वाले वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना। सेल इन हिंदी कोशिका, एरो लगाएंगे, लिखेंगे टिश्यू इन हिंदी
ऊतक। अगेन एरो बनाएंगे, ऑर्गन्स अंग। अगेन एरो लगाएंगे, दोबारा लिखेंगे सिस्टम्स, 11 सिस्टम, 11 सिस्टम्स। हिंदी में लिखेंगे 11 तंत्र, हिंदी में 11 तंत्र। फिर एरो लगाएंगे, लिखेंगे ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन। हिंदी में लिखेंगे पूरे शरीर का निर्माण। ठीक, एक सर्कल समझ में आया सभी को कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। पहले एक सेल है, फिर सेल के बाद हमारे टिश्यू बनेंगे बॉडी में, टिश्यू के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, अंग बनेंगे, फिर अंग, कई अंग मिलकर क्या करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे। और सिस्टम कितने, 11 सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो 11 सिस्टम बनेंगे और 11 सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पूरी ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन है ह्यूमन बॉडी का। अब हम किसी से पूछना चाहेंगे, लक्ष्मी समझ में आया हमने अभी क्या बोला? यदि आया है तो बोलो। नहीं मैम। चलिए ठीक है, अब बोलेंगे जरा। श्वेतरानी जी बोलेंगे। मैम पहले सेल्स होता है, सेल्स के बाद टिश्यू होता है, वो टिश्यू से हमारा अंग जो ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन फिर 11 सिस्टम में बदल जाता है और फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन बॉडी पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। चलो ठीक है, अब हम एक बार केवल हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, जितने देखो जो लोग समझदार हैं उनको दोनों, कई बार होता है ना कुछ लोगों की जो चीज़ें सही नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक, तो सब अपना माइक म्यूट करेंगे, एक बार हम पूरा हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम है कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है, सबसे छोटी एक इकाई है। तो और सबसे पहले हमारी कोशिका का ही निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका, ये बोले कि कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, फिर ऊतक, कई प्रकार के जो ऊतक हैं, डिफरेंट, हिंदी में बोले कई प्रकार के जो ऊतक हैं वो अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला था लिवर, किडनी, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और हमारा ब्रेन, स्पाइन, ये सब अंग में आते हैं। फिर कई अंग मिलकर के या विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और 11 तंत्र मिलकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने बस एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अभी इस पर 2 दिन क्लास और लेंगे, तब एक जो क्लास की मनोभूमि है उसमें हमें क्या समझाना है, सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी कल के बाद, उसमें बताना है जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं और वो हार्मोन्स कैसे अपने टारगेट एरिया में काम करते हैं, और किन हार्मोन्स की कमी से या अधिकता से कौन सी डिजीज डेवलप होती है। ठीक है, इतनी बात यदि आपको पता चल जाए और सही से माइंड में फीड हो जाए तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट आ गया। ठीक, अदरवाइज आप कुछ भी पढ़िए, क्योंकि अभी हम लोग करते क्या है, पढ़ते बहुत हैं लेकिन उसका जो फाउंडेशन होता है ना वो स्ट्रांग नहीं करते हैं। और एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो आप कम भी पढ़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन पे ही बिल्डिंग खड़ी होती है। ठीक है, फाउंडेशन वीक हो गया, बिल्डिंग में कुछ भी लगा दो, अब बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन में लेंगे। और रिवीजन में जब लिया करिए ना तो कॉपी पे मत लिया कीजिए, अपने आप में फील किया कीजिए। लोग अपने बच्चों को क्यों एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा पाते हैं, और वो बोलेंगे साइंस बहुत टफ है। यदि आप छोटे बच्चों को जो 3 साल का है ना, उसे भी आप पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को फील कराना शुरू कर दीजिए तो वो इतनी बढ़िया साइंस जो लोग
MSc वगैरह में पढ़ते हैं जाकर ना, इतना वो 5th क्लास में सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है। बस उन्हें रियलाइज़ करो, और बच्चे वैसे भी रियलाइजेशन में ही जीना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा इसको अच्छे से फील करेंगे, एक्सपीरियंस करके रखेंगे। कल फिर हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। मैम प्रणाम सबको। मैम